हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सीरीज कर रहे थे, जिसमें पहले हम क्विक रिवीजन आपको करवा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का शिकायत था कि डिटेल में बताइए। तो चलिए आज से हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो आंसर बताना आपको दोस्तों, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने का जो फार्मूला है उसको हम आपको बता देते हैं। तो फार्मूला जो है, मैक संख्या बराबर होता है, मैक संख्या बराबर होता है आपका किसी माध्यम में पिंड की चाल और बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो इस फार्मूले में जब रखेंगे इसको, तो मैक संख्या आपको कितना दिया है, 2 बराबर हो जाएगा आपका किसी माध्यम में पिंड की चाल, मतलब जेट की चाल तो आपको बतानी है, तो मान लेते हैं x है, और हमको दे रखा है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको पक्षांतर करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे 332 में, और ये आपका हो जाएगा बराबर वाई जेट की चाल। तो गुणा करने पे कितना आएगा दोस्तों, तो 332 का दुगना कितना होगा, 664। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 664 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डेसिबल किसकी इकाई है। मतलब पूछ रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, प्रकाश की गति के लिए नहीं होता है, उष्मा की तीव्रता के लिए नहीं होता, ध्वनि की तीव्रता के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो डेसिबल है इसमें ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, और अलग अलग पूछता भी है कि मतलब अलग अलग चीज़ों का ध्वनि की तीव्रता कितनी डीबी है, कितना डेसिबल है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, साधारण बातचीत की जो है तीव्रता जो होती है 30 से 40 डेसिबल होती है, और ज़ोर से बातचीत करने पे 50 से 60 होती है। और देखिए दोस्तों, बता देते जो ऑर्केस्ट्रा बजता है उसका जो है आपका 100 डीबी होता है, ऑर्केस्ट्रा का 100 डीबी होता है। और जो जेट विमान होता है, जेट विमान इसका जो होता है ये होता है 140 से 150 डीबी, 150 डीबी। और दोस्तों देखिए, मिसाइल का जो होता है ये 180 डीबी होता है, 180 डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, मतलब इको किस कारण से उत्पन्न करती हैं। तो इको का मतलब है, मतलब दोबारा से वही चीज़ सुनाई देना, रिवीजन मतलब बार बार। तो इसका हो जाएगा, इसका कारण क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, अपवर्तन दिया है, विवर्तन दिया है, परावर्तन दिया है, और इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, परावर्तन के कारण। जब आप कहीं पे मतलब जाइए कहीं हिल स्टेशन के पास और खड़े होके चिल्लाइए आप किसी का नाम, तो आपको वो दोबारा सुनाई देगा। तो ये किस क्रिया की वजह से होता है, ईको की वजह से, मतलब परावर्तन होके आपको फिर से वही सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है सोनार। इसके बारे में आपको आज ट्रिक बता देते हैं। सोनार, देखिए सोनार का प्रयोग किस में किया जाता है, समुद्र में किया जाता है। समुद्र में किस प्रकार किया जाता है, तो जो नौका संचालन होता है उसमें जो है गाइडलाइन के रूप में नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो देखिए, स से सोनार और स से समुद्र, इस प्रकार आपको रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की
आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है रमण प्रभाव, दूसरा दिया है डॉपलर प्रभाव, तीसरा दिया है क्राफ्टन प्रभाव, चौथा दिया है आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, डॉपलर प्रभाव। देखिए दोस्तों जो डॉपलर प्रभाव है ये क्या है, तो इसको हम आपको सीधे से शब्दों में बता देते हैं। जब कोई आपकी तरफ कहीं मतलब आपसे दूर कुछ दूरी पे हो, आप यहाँ खड़े हैं वो यहाँ खड़ा है, मतलब कुछ मान लीजिए 200-300 मीटर की दूरी पे है अगर वो, और आपको बुला रहा है, तो आपको जो इसकी आवाज़ जो है धीमी सुनाई देगी, और जब वो आपकी तरफ आते हुए बुलाएगा तो आपको उसकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी। तो ये क्या हो रहा है, गति परिवर्तन के कारण जो ध्वनि स्रोत है उसमें गति परिवर्तन के कारण ध्वनि की तीव्रता में देखिए उतार चढ़ाव हुआ, मतलब तेज सुनाई देने लगा। पहले धीमे से सुनाई दे रहा था, अब तेज। तो ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। यही जो है डॉपलर ने बताया था, ये एक वैज्ञानिक थे। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल भी और हैं, जैसे ट्रेन है, तो जब ट्रेन दूर से आती है तो उसकी जो सीटी की आवाज़ है बहुत धीमी सुनाई देती है, और जब स्टेशन के पास आती है तो आप जहाँ खड़े हैं काफ़ी तेज़ सुनाई देती है, और फिर जब दूर चली जाती है तो फिर धीमा हो जाता है। ये भी डॉपलर प्रभाव का ही इफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसका। आपको डॉपलर प्रभाव हम अच्छे से समझा दिए हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सरल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पास आती हुई ट्रेन की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, तो ये आपको हम भी बता चुके हैं, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और ये जो केस है दोस्तों, ये ध्वनि का और प्रकाश का दोनों, प्रकाश और ध्वनि दोनों प्रकार की तरंगों के लिए ये प्रभाव काम करता है। तरंगों के लिए ये दोनों प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होगा, सामान्य ताप कितना होगा? तो देखिए दोस्तों आपको जो एक फार्मूला होता है तापमान का परिवर्तन वाला, जो मतलब आपको सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में निकालेंगे, या फिर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे, या फिर एक फार्मूला इसका बता देते हैं। तो फार्मूला जो होता है दोस्तों, ये होता है C-0/100 बराबर आपका होता है F-32/180 बराबर होता है आपका R-0/80, और फिर बराबर होता है आपका फ़ारेनहाइट वाला केल्विन वाला K-300 273/100। देखिए दोस्तों हम साफ से लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो है आपका टेम्परेचर मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपको बताना किस में है, केल्विन में। तो जो फार्मूला है आपका C-0 वाला, C-0/100 बराबर आपका जो है केल्विन वाला K-300 273/100 इससे निकालेंगे। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जो C है, C की जगह पे आपको कितना रखना है, 37 डिग्री, तो यहाँ 37 रखेंगे। तो K बराबर आपका कितना हो जाएगा, K बराबर आपका हो जाएगा आपका 37, उधर चला जाएगा 37, और प्लस कितना हो जाएगा 273। इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 7 3 10, और फिर 7 3 10 1 11, और 2 1 3 हो जाएगा 310। तो कितना हो जाएगा आंसर देख के बताइए आप लोग। आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रम में समान होता है? तापमापियों में एक होगा, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान किस डिग्री सेंटीग्रेड पे समान होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसी वाले फार्मूले में रखिए सेल्सियस का, मतलब
C माइनस 0 बटा 100, ये 0 है, बटा 100 बराबर आपको फ़ारेनहाइट पूछा है तो F माइनस 32 32 बटा 180 ये 100 है। इसी में रख के आप इन सभी मानों को संतुष्ट कराइए तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ये माइनस 40 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, बहुते बार पूछा गया है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे ही सीधे सीधे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है माइनस 40 डिग्री पे समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। न्यूनतम संभव ताप कितना है, मतलब सबसे निम्न ताप कितना हो सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये सीधा सा हो जाएगा माइनस 273 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम कितना होता है, तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो फ़ारेनहाइट वाला तीनों दिया है, सेल्सियस वाला तो सही होगा नहीं, आपको हम बता ही चुके हैं 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, अगर आपको नहीं पता है, फार्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला आपका होगा C माइनस 0 बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट का हो जाएगा F माइनस 32 बटा आपका कितना हो जाएगा 180। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, और C आपको कितना रख लेना है 37, तो 37 बराबर हो जाएगा कितना F माइनस 32 बटा 18 रह गया था और इधर 10 रह गया था। तो अब इसको पक्षांतर कर लीजिए। देखिए 37 का 18 में गुणा इधर कर लीजिएगा और फिर ये 32 को ला के 37 में जोड़ दीजिएगा, आपका निकल जाएगा 98.6 निकल के आता है फ़ारेनहाइट में। तो देखिए सबसे नज़दीक वाला जो आंसर है आपका ए वाला सही है, ए वाला है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल होता कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो देखिए आपकी फिर दिया है, आपको केवल फ़ारेनहाइट और केल्विन और सेल्सियस तीन में दिया है। तो देखिए सेल्सियस में तो 37 होता है, 37। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, तो अब आप याद कर लीजिएगा। शरीर का सामान्य ताप जो होता है सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़ों को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो ये जो है उष्मा वाले चैप्टर में आ चुके हैं हम लोग। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए देख के बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, मतलब जो लकड़ी है वो उतना ज़्यादा उष्मा का अवशोषण नहीं करेगी जितना लोहा करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, ये लकड़ी का जो गुटका है वो उतना ठंडा नहीं लगता जितना कि आपका लोहे का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी है तो लोहा जल्दी से गर्म भी हो जाएगा क्योंकि अच्छा चालक है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आणविक संचालन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो जो आपका आणविक संचालन के द्वारा उष्मा का संचरण है ये कहलाता है आपका संवहन। देखिए दोस्तों, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन और चालन, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर बताएंगे आपको। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है 87 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, देखिए पारा, पानी, ईथर और बेंजीन दिया है। तो जो
टेम्परेचर किससे नापते हैं? जब मतलब बुखार होता है तो उसमें जो चेक करने वाला होता है बुखार को, उसमें क्या बना रहता है? पारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारा अच्छा चालक है। तो इससे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उनके दोगुना मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, ठंडियों में क्या होता है, आप एक मोटा स्वेटर पहने, खूब मोटा सा स्वेटर पहने, उससे बेटर है कि आप 2 स्वेटर पहन लें, भले वो मोटे ना हों, तो आपको ठंडी कम लगेगी। इसका एक मतलब प्रायोगिक उदाहरण आपको दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपका कौन क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या मतलब, इसका रीज़न क्या है कि 2 पतला पहने और मोटा ना पहने। देखिए जो वायु है, वायु की संपुटित करने की जो क्रिया है 2 परतों के बीच अधिक होती है, मतलब उसको अवरोध जो है, वायु का अवरोध जो है 2 परत ज़्यादा करेंगे एक की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है वे भद्र दिखाई देते हैं, दूसरा दिया है उन्हें दूर से ही देखा जा सकता है, तीसरा दिया है सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, और चौथा दिया है यह एक परंपरा है। तो देखिए नहीं, ना ही ये परंपरा है, ना ये भद्र दिखाई देता है, और ना ही इसे दूर से देखने की कोई बहुत बड़ी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं और काली जो है ज़्यादा करती है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि गर्मियों में आप सफ़ेद कपड़े पहनें, और शोषण कम होगा तो गर्मी कम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग किसमें होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन और दुर्मिति, इनमें जो है आपका प्रयोग होता है न्यून तापमानों का, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, इसका क्या कारण है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, पहला दिया, दूसरा दिया हवा में नमी कम हो जाती है, तीसरा दिया तापमान ऊंचा रहता है, और चौथा दिया है आकाश साफ नहीं होता। तो जो तेज हवा वाली रात होती है उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इस वजह से जो है ओस दिखाई नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, जो वाष्पीकरण क्रिया है ये आपका जो जैसे पॉन्ड है, जलाशय है, उसमें जो जल है वो उड़ के मतलब भाप बन के ठंडियों में ऊपर उठता है। तो इस उठने की क्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब सिर्फ तालाबों में नहीं, समुद्रों में हर जगह होता है वाष्पीकरण क्रिया ठंडियों में। तो जब हवा तेज़ रहेगी तो जो वाष्पीकरण है जल्दी, मतलब हवा तेज़ रहेगी तो बूंदों को जो है वाष्प को जल्दी जल्दी उड़ा ले जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो रात होगा साफ दिखाई देगा, मतलब धुंधला सा नहीं होगा। धीरे धीरे होती है तो संघनित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। देखिए ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और बहुत पूछा भी जाता है। जैसे कपूर क्या है, ठोस है, और वो लिक्विड में नहीं बदलता है, बल्कि वो सीधे वाष्प बन जाता है। वाष्प मतलब गैस बन जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मतलब जो भी पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाए उसको ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से कौन सा कारण है? क्या कारण है जिसकी वजह से आप आर्द्रता में परेशानी महसूस करते हैं? तो देखिए दोस्तों, आर्द्रता के कारण क्या होता है, जो वाष्पीकरण की क्रिया है कम हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की क्रिया जो आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसके कारण जो आपका पसीना है वो वाष्प बन के उठ नहीं पाएगा,
तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस बार जो है ऐसा ही हो रहा था गर्मियों में। ये आपका एग्जाम्पल की बात हो जाएगी कि अब की बार की गर्मियों में जो है वाष्पीकरण क्या हो रहा था, मतलब पसीना जल्दी सूख नहीं रहा था, आर्द्रता अधिक थी, जिससे पसीना सूख नहीं रहा था, इस वजह से एजिटेशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व जब वो वाष्प में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब इसका इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन नंबर तो ये आपका ए सही हो जाएगा। गर्मी इतनी हो कि पानी जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले वाष्प में बदल जाए, तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 डिग्री से कम पे उबलने लगता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? ऊंचाई बढ़ने के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है नीचे आ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट नीचे आएगा तो इससे कम पे ही ये उबलना शुरू हो जाएगा। तो जे तो क्या होता है, पहाड़ों पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ही पानी उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों, जो पहाड़ों पे खाना पकाने का काम होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, खाना जल्दी से बन नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, इसका क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ये है सही हो जाएगा। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और उबलते हुए जल में गुप्त ऊष्मा नहीं होती है। तो इसका जो हम आपको बताते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में, तो गुप्त ऊष्मा क्या है? तो गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पदार्थ अपनी कला या मतलब फेज बदल देता है तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा परिभाषा, हम आपको बताते हैं। जब पानी जो है उबल रहा है, उबल के ये क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, पानी उबलेगा और उसके बाद क्या होगा, आपका भाप बनेगा। भाप मतलब वाष्प बनेगा। तो इस दौरान कुछ ऊष्मा जो है मुक्त हुई, ऊर्जा कुछ मुक्त हुई और इसमें इसके चेंज होने में ये यहाँ पे अवशोषित हुई। तो जब वाष्प बन जाएगा तो इसमें उबलते हुए पानी की अपेक्षा अधिक एनर्जी होगी ना, तो इसी को गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और जो है अतिरिक्त एनर्जी होगी, तो इस कारण से वाष्प से अगर जलेंगे तो आपको क्या होगा, अधिक जलन महसूस होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गुप्त ऊष्मा का मतलब यही है, जब कोई भी जल हो या कोई भी पदार्थ हो, तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर जो वो अपना रूप बदलेगा, मतलब वो द्रव से ठोस से द्रव में बदलेगा या द्रव से वाष्प में बदलेगा, तो उसके द्वारा जो बदलने की क्रिया में जो ऊष्मा खर्च होगी वो उसकी गुप्त ऊष्मा के उसी को मतलब जो खर्च होगी एनर्जी, उसको क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। वो एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है उस पदार्थ की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है ऊर्जा संरक्षण का, दूसरा दिया ताप संरक्षण का, तीसरा दिया कार्य संरक्षण का। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का, और जो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा है उसका जो है पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? इसके अनुसार जो है किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार की होती है। जो निकाय
पहला जो है निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में लगती है, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा बाह्य कार्य के लिए। देख ट्रैक्टर चल रहा है, तो ट्रैक्टर का जो इंजन है वो भी गर्म होगा और कुछ उसके द्वारा कार्य भी किया जाएगा। तो दो प्रकार की ऊष्मा जो है, आपको दो प्रकार की ऊर्जा निकलेगी। एक हो जाएगी आपकी आंतरिक ऊर्जा जो मतलब उसको गर्म कर रही है, इसको यू से, डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। और जो एक हो जाएगी डब्लू, जो निकाय द्वारा किया जाएगा कार्य, मतलब ट्रैक्टर द्वारा जो खेत जोता जाएगा उसका जो कार्य, ये बराबर किसकी होती है? तो ये बराबर होती है दी गई ऊष्मा की, मतलब क्यू के बराबर होती है। क्यू क्या है आपका? जो दी गई ऊष्मा है, मतलब जो उसको एनर्जी दी जा रही है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। तो एक उसको गर्म करने में और एक उसके द्वारा कार्य करने में, दो रूपों में इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो प्रथम नियम है, उसका पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो देखिए, प्रकाश तरंगे जो है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, अनुप्रस्थ। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, प्रकाश और प्रस्थ, तो प में रह, इसके साथ ये कोरिलेट कर लीजिए, हमेशा याद रहेगा। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे ये कैसी होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य होती हैं। तो देखिए, ये जो प्रकाश तरंगों को आप अनुप्रस्थ याद रख लेंगे, प्रकाश का प्र जो है इसका प्रस्थ से कोरिलेट करके याद रख लेंगे, तो जो ध्वनि तरंगे हैं इसको आप जाहिर से याद रख सकते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने आपको कुछ क्वेश्चन का सीरीज कराया है जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।